इधर जो दोस्त खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर सामने आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इधर जो गेट पर खड़े हैं आप लोग आगे आ जाइए। चाचा आप लोग इधर आ जाइए, मैं आपको सामने से देखूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए इधर आइए आप लोग, बहुत बड़ी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं। सीमांचल में खड़ा हूं मैं, माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब सबकी आवाजें दबाने में लगे हैं, कम से कम सीमांचल में तो आवाज बावाजें बुलंद जाए। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सीमांचल में खड़ा हूं, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब को याद करते हुए इस सरजमीन पर खड़ा हूं और एक ऐसी सभा में खड़ा हूं जो प्रतिरोध की सभा है। डॉक्टर उदय प्रताप जी ने कभी कहा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन इन दिनों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो लोग ऐसे निकल आए हैं जिन्हें अगर एहसान फरामोश कहा जाए तो शायद ज्यादती नहीं होगी। वो पूरे देश से ये कह रहे हैं कि लाओ कागज का टुकड़ा लाओ और साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। मैं सलाम करता हूं तेजस्वी यादव साहब को, जिन्होंने पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आवाज बुलंद करी है इस कानून के खिलाफ। आज मैं इसलिए उनके साथ यहाँ पे खड़ा हूं क्योंकि इस समय देश को जरूरत है ऐसे नेताओं की जो इन तानाशाहों की आंख से आंख मिला करके कह दें कि हम तुम्हारे काले कानून को नहीं मानते तो नहीं मानते। सीमांचल वालों की वो सरजमीन है जहां से उठी हुई सदाएं न सिर्फ पटना हिलाती है बल्कि दिल्ली भी हिलाया करती है। आज हम इसलिए यहाँ और आए हैं कि हमारी आंखों ने जामिया में बच्चियों पर बरसती हुई लाठियों को देखा है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि जामिया का एक बच्चा जो आपके समस्तीपुर का रहने वाला था, उसकी आंखें फुड़वा दी अमित शाह साहब ने अपनी पुलिस के डंडों से। मैं समस्तीपुर में था परसों, मुझे पता चला कि उस बच्चे का घर पड़ोस में है। मैं तो अमित शाह साहब से यहाँ खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि अमित शाह साहब, हो सकता है इस देश का दलित, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का पिछड़ा, इस देश का मुसलमान, इस देश का आदिवासी आपके एजेंडे में फिट ना बैठता हो, आपको पसंद ना हो, लेकिन रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती है। आप बच्चों की आंखें फुड़वा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 19 लाशें गिनी हैं हमने, 19 लाशें सीधे सीनों पे गोलियां मारी गईं। सिर्फ कसूर इतना था कि बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर के निकल आए थे, हुकूमत से ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। हमारी आंखों ने वो मंजर देखे हैं। मैं इसलिए पिछले 31 दिन से कोई रात ऐसी नहीं है जब किसी न किसी शहर में खड़ा होकर के या तो नारे लगा रहा हूं या तो हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कह रहा हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। बड़ी तादाद में आप यहां इकट्ठा हैं, बड़ी तादाद में आप वो हैं जो मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी नज़्मों पे दुआएं देते हैं मुझे। मैं आज खास तौर से यहाँ इसलिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आया। मैं पिछले 3 दिन से बिहार हूँ, समस्तीपुर था, दरभंगा था, सिवान था, उसके बाद रात बेगूसराय था, फिर पटना सब्जी बाग में था। लेकिन जो मुझे पता चला कि सीमांचल से तेजस्वी जी ने एक बीड़ा शुरू किया, एक बीड़ा उठाया, एक मशाल उठाई है हाथों में, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और वो जाना क्यों चाहिए सीमांचल वालों, मैं बताता हूं कि मुझे तेजस्वी जी के साथ इस वक्त यहाँ क्यों खड़े होना चाहिए। वो इसलिए कि मैं पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अगर नजर दौड़ाता हूं, पुलिस वाले साथी थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही, थोड़ा सा दिखने दें। इधर के भी साथी पीछे रहे, दिखने दें। लोग बड़े बेदार हो गए हैं, ये सीधे संवाद करना चाहते हैं, सीधे देखना चाहते हैं, लाइव यहाँ पे इकट्ठा है तो उनका हक भी बनता है। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ सीमांचल वालों, जब इस वक्त जब तानाशाही है मुल्क में, जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कुचलने के लिए दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए तानाशाह
ये कह रहे हैं कि हम संविधान बर्बाद कर देंगे, संविधान मिटा देंगे। ऐसे वक्त में एक कलमकार की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से जब मैं पूरे हिंदुस्तान में नजर दौड़ाता हूं कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ, संविधान को बर्बाद करने वाली विचारधारा के खिलाफ इस मुल्क में सबसे मजबूत चेहरा कौन है, तो मेरी आंखों में सिर्फ एक नाम आता है, लालू प्रसाद यादव का। मैं इसलिए यहां पर खड़ा हूं। और सीमांचल वालों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जब मैं कभी कभी सोचता हूं इस देश में न जाने कितने बड़े बड़े गुनहगार हैं जो देश की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और जब मैं कभी कभी लालू जी के बारे में सोचता हूं और ये पाता हूं कि वो जेल में हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जिन्हें जेल में होना था वो सत्ता में हैं, जिन्हें सत्ता में होना था वो जेल में हैं। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। और वो क्यों है? कभी आपने सोचा कि वो जेल में क्यों है? सिर्फ ये बताया गया, एक महज आरोप ऐसा लगाया गया कि नहीं साहब आरोप तो ये है। मैं तो अक्सर पूरे देश में घूम घूम के तेजस्वी जी कहता हूं कि लालू जी पर चारा का आरोप लगाने वाले इस देश का भाईचारा खा गए हैं, जेल में तो उनको होना चाहिए। असल गुनहगार तो वो हैं जिन्होंने इस देश के भाईचारे को खा लिया है। दरअसल लालू जी का कसूर कुछ नहीं है, लालू जी का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने बिहार में ऐसे लोगों को जबान दी, ऐसे लोगों को हुकूमतों से आंख मिला करके बोलना और लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। ऐसे लोगों को उन्होंने प्रशासनिक कमरों में जाकर के अधिकारियों के सामने बैठने की हिम्मत दी जो सदियों से दबे कुचले थे। सिर्फ कसूर इतना है लालू प्रसाद यादव जी का, इसलिए वो जेल में है। लेकिन सलाम तेजस्वी आपको, जब पूरा देश सजदों में झुकने के लिए तैयार खड़ा है, जब बड़े बड़े नेताओं को मैं दरबारों के चक्कर लगाते देख रहा हूं, जब मैं ये देख रहा हूं कि अपना छोटा सा बिजनेस बचाने के लिए, अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जेल न जाने के डर से न जाने कितने बड़े बड़े सूरमा जिनकी रीढ़ की हड्डियां बड़ी मजबूत हुआ करती थी, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कदमों में झुके हुए हैं। लेकिन आपने ये बताया कि आप लालू प्रसाद यादव के असली लाल हैं, आपने झुकना कबूल नहीं किया, ये कह दिया जो होना है हो जाए। सलाम आपको। मैं इसलिए भी आज आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि मेरा फर्ज है कि हिंदुस्तान में जो भी इस तानाशाही के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। क्योंकि मेरा कलम मुझसे कहता है कि इमरान ये वक्त ऐसा है कि अगर चुप रह गए, अगर नहीं बोले, अगर खामोश रह गए तो आने वाली नस्लें बोल नहीं पाएंगी। आने वाली नस्लें बोल सकें, इसके लिए जरूरत है कि मैदान में उतरो, सड़क पर उतरो। जिस दिन जामिया का ये मसला हुआ था, ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया? कभी आपने सोचा है कि ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया? आज हिंदुस्तान का हर शहर आंदोलन का स्थल है, हर शहर शाहीन बाग बना हुआ है। मैं कई बार शाहीन बाग की उन माओं से मिल के आया हूं जो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 डिग्री, 5 डिग्री टेम्परेचर में बैठ करके मोदी साहब से कह रही हैं कि हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। और मैं तो छाती ठोक के नरेंद्र मोदी साहब से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, सदन में जब आप 3 तलाक पर कानून बना रहे थे तो ये कह रहे थे कि मुझे मुस्लिम बहनों की बड़ी चिंता है, मैं मुस्लिम बहनों की बड़ी फिक्र करता हूं। अगर सच में तुम्हें मुस्लिम बहनों की चिंता है तो किसी दिन वक्त निकालो, चले जाओ शाहीन बाग, तुम्हारी मुस्लिम बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुमसे कह रही हैं कि आओ, हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। अब सिर्फ शाहीन बाग ही शाहीन बाग नहीं है, पटना का सब्जी बाग भी शाहीन बाग है, अररिया भी शाहीन बाग है, किशनगंज भी शाहीन बाग है, सीवान भी शाहीन बाग है, दरभंगा भी शाहीन बाग है, बिहार का हर शहर शाहीन बाग है। बिहार वालों सलाम आपको। पूरा हिंदुस्तान आंदोलन कर रहा है, लेकिन जिस तरह उमड़ करके आप आ रहे हैं, जिस हुजूम के साथ आप आ रहे हैं, बिहार को यूं ही नहीं सलाम किया जाता, बिहार वो काम भी करता है कि उसे सलाम किया जाए। और तेजस्वी जी, इस लड़ाई को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा, इस लड़ाई को बिल्कुल कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग, जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ वही तय करेंगे, जो ये सोचते हैं कि वे देश के सबसे बड़े चाणक्य हैं, दरअसल उनकी सारी चाणक्य इस बार झारखंड में खंड खंड हो गई। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं उस आहट को महसूस कर रहा हूं कि अभी तो चाणक्य की चाणक्यई झारखंड में गई है, चंद दिनों बाद बिहार भी उनकी चाणक्यई का इम्तिहान लेगा। और मुझे पूरा यकीन है
कि बिहार भी नहीं रहेगा उनके हाथ में। नहीं रहेगा ना? मुझे बताइए कि नहीं रहेगा ना? बिहार नहीं रहेगा उनके हाथ में। लोकसभाओं में आपको नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं जब भी आपसे मिलूं तब आपसे कहूं कि आने वाले बिहार का मुख्यमंत्री मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं इस उम्मीद के साथ आपके पास बैठा हूं क्योंकि आपके दिल में इस देश के पिछड़ों के लिए जो दर्द है, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए जो आप आवाज बुलंद करते हैं, दलितों के लिए जो आवाज उठाते हैं, दरअसल इस बार की लड़ाई, ये जो कानून को बर्बाद करने की साजिशें हैं संविधान को, ये महज मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मीडिया एक प्रोपेगेंडा रच रहा है कि नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, इस बार मुझे निशाने में मुसलमान नहीं है। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूं कि लड़ाई मुसलमानों की है, बिल्कुल महज मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। फिरौन की है, नमरूद की है, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन बिहार वालों, ये जो CAA है, ये जो NRC है और ये जो NPR है, दरअसल ये मोदी है, अमित शाह है, नीतीश कुमार है। ये तीनों की क्रोनोलॉजी को समझिए। एक जो है वो मोदी है, दूसरा जो है वो अमित शाह है, तीसरा जो NPR है जिसमें कहा जा रहा है नहीं ये तो सिर्फ जानकारियां ली जाएंगी। दरअसल उसके पीछे का एजेंडा समझिए, वो पलट के उसी तरह आप पे वार करेगा जैसे नीतीश जी किया करते हैं। ये जो NPR है ना, असल खेल यहीं से होगा। तो मैं आपसे गुजारिश भी कर रहा हूं कि ये जो कानून आया है, ये जो कानून आपके सामने लाया गया है, इसके जितने गुनहगार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, उससे कम गुनहगार नीतीश कुमार जी नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आप घूम घूम करके आपके आंदोलनों में पहुंचने वाले कई ऐसे नेताओं को देख रहे होंगे जो माइक पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी को कोसेंगे, अमित शाह को कोसेंगे, योगी को कोसेंगे, लेकिन एक भी शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जबकि मैं मानता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी जो कभी बड़ी बड़ी बातें करते थे धर्मनिरपेक्षता की और भारत के संविधान को बचाने की, जब राजद की बैसाखी पर खड़े होकर के यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब तो वो कुछ और ही सेकुलरिज्म की बातें करते थे। अगर उन्होंने सच में इस कानून की भयावहता को समझा होता तो शायद वो संविधान से समझौता न करते। अगर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के सच्चे संरक्षक होने की बात करते तो शायद वो इस कानून को किसी भी तरह हिमायत न करते, समर्थन न करते। लेकिन कर दिया है उन्होंने। ठीक है, देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ऐसा वक्त आएगा जब बिहार हिसाब लेगा, बिहार मोदी से भी हिसाब लेगा, बिहार अमित शाह से भी हिसाब लेगा और बिहार नीतीश कुमार से भी हिसाब लेगा। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का दलित और बिहार का महादलित, बिहार में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो घुमंतू जातियां कही जाती हैं, जिन्हें बंजारा कहा जाता है। जिस मजदूर के पास अपना घर नहीं है, जिस किसान के पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीनों को किराए पर लेकर के अपने पसीने से उस जमीन को सींच करके जब अनाज उगाता है तब अंबानी और अडानी के खजाने भरा करते हैं। वो किसान कहां से लाएगा पेपर, कहां से लाएगा? मैं बिहार में खड़ा हूं, पड़ोस में झारखंड है। रघुबर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक महिला थी गरीब जिसका नाम संतोषी था, वो राशन लेने गई। उसे राशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड लिंक नहीं था, उसे राशन नहीं मिला और वो भूख से भात भात कहते हुए मर गई। जिस देश में कागज न होने की वजह से संतोषी जो है वो भूखी मर जाए, उस देश में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आप नागरिकता का प्रमाण पत्र दो। कभी कभी मैं सोचता हूं इस सरकार को
जरा सी भी लोगों से हमदर्दी नहीं है। इस सरकार के दिल में कभी कोई इंसानियत जैसी बात नहीं आती है। ना आधार कार्ड मानेंगे, ना पैन कार्ड मानेंगे, ना वोटर आईडी मानेंगे। तो क्या भैया ये सारे कागज आपने जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाया है हमसे? कहते हैं वोटर आईडी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए काफी नहीं है। जिस वोटर आईडी से आपने लाइनों में लग करके भारत की सरकार चुनी, अब भारत की सरकार कहती है कि नहीं, वो वोटर आईडी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए काफी नहीं है। अगर वो वोटर आईडी हमारी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए काफी नहीं है, आप हमें नागरिक मानने से इनकार करते हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, हम भी आपको सरकार मानने से इनकार करते हैं। इनकार करते हैं हम नहीं मानेंगे आपको सरकार, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि जो घोड़ा निकला है आपका विजयी, इसकी लगाम कोई नहीं थाम पाएगा। अरे ये बिहार है, यहाँ अडवाणी का भी घोड़ा निकला था समस्तीपुर में, लालू जी ने उसकी भी लगाम थाम ली थी। ये बिहार है, ना जाने कितने घोड़ों के रथ यहाँ आकर के रुक जाया करते हैं। आप सोचते हैं कि लालू जी को जेल भेज दिया है तो तेजस्वी अकेले पड़ गए, नहीं। कैंची से चरागों की लड़ें काटने वालों, कैंची से चरागों की लड़ें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मरोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। सीमांचल वालों, आज मैं आपसे इसलिए गुफ्तगू करने आया हूँ, इसलिए बातचीत करने आया हूँ। जिस दिन से इंसिडेंट हुआ, ये आंदोलन दरअसल अब सिर्फ हमारा आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन इस वक्त हिंदुस्तान की माओं का आंदोलन है, बहनों का आंदोलन। मैं आपको बताऊं ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे बना। जिस दिन जामिया अपनी निहत्थी बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, मैं एक जा रहा था एक बच्चे को देखने के लिए। मेरी माँ गांव में रहती है, बड़ी सीधी सादी है। उन्होंने मुझे फोन किया, बोली टीवी देखा? मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? उन्होंने कहा टीवी देखो, अमित शाह की पुलिस जो है वो निहत्थी लड़कियों पे लाठी बरसा रही है। अगर तुम्हारे अंदर का खून ना ठंडा हुआ हो तो जाओ उन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। ये वक्त बच्चों के साथ खड़े होने का है। जब गांव की सीधी सादी महिलाओं में ये बात जग जाए, बस आप ये समझ लीजिए कि आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है। आप अमित शाह के पास, नरेंद्र मोदी के पास, आपके हाथों में अगर कंकर है तो उसका जवाब लाठियां हैं, गोलियां हैं। अगर आपके हाथों में झंडा है तो उसका जवाब उनके पास पुलिस की लाठियां हैं। लेकिन शाहीन बाग में 90 साल की 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई अस्मा खातून की बातों का कोई जवाब नहीं है। ये सरकार हारेगी, इस सरकार को झुकना पड़ेगा, इस सरकार को अपना ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो मैं तेजस्वी यादव के कंधे से कंधा मिला के कह रहा हूं कि अमित शाह अगर हम 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम भी आधा इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम भी तैयार नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। हम देखते हैं, आप अपने हथियार आजमाइए, आप अपने ताकत आजमाइए, आप अपना कानून आजमाइए, हम अपना हौसला आजमाएंगे, अपना जुनून आजमाएंगे और देखेंगे कि जीत किसकी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे इस लड़ाई को। वही इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं, आप बेदार हैं। आपकी इस बेदारी को सलाम करता हूं। मैं मुसलसल शहर दर शहर जा रहा हूं, कल किसी और शहर रहूंगा, परसों किसी और शहर रहूंगा। वही इसलिए क्योंकि लहरों से लड़ा करता हूं, दरिया में उतरकर साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मैं फिर आऊंगा आपके बीच में। मैं सरफराज साहब से कहूंगा कि लगातार कुछ न कुछ इस तरह का आंदोलन करते रहे, काम करते रहे। क्योंकि आज मौसम भी लगभग मेहमान होने को आ गया है और मैं आज शायरी सुनाने नहीं आया हूं, आज आपसे बातचीत करने आया हूं। मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बात सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं, हाँ, जब नारा आप लगा रहे हो तो मेरी जान क्यों ले रहे हैं? मैं तो लगातार नारे लगा ही रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं नारे लगाते हुए। वो ये कह रहे हैं साहब हम नहीं मानेंगे। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश
अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में लाके बसाना चाहता। बसाइए, ये देश बहुत महान है, ये देश वसुधैव कुटुंबकम के नारे लगाने वाला देश है। स्वागत है। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही क्यों, पूरी दुनिया में जहां कहीं जुल्म हो रहा हो, हम अपना सीना खोल करके खड़े हैं। लाइए, मेहमानों की मेहमान नवाजी तो हमारे ईमान का हिस्सा है। आप किसी को भी लाइए, हम सीने से लगाने को तैयार हैं। लेकिन अमित शाह साहब झूठ मत बोलिए। योगेंद्र बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे पहले हमने बड़े निकम्मे प्रधानमंत्री देखे, बड़े खराब प्रधानमंत्री देखे, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो ये कह रहे हैं कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, एनआरसी पे कोई बात ही नहीं हुई है। नहीं अमित शाह साहब, आप झूठे हैं। नरेंद्र मोदी साहब, आप झूठे हैं। जिस कानून को आप लाने की बात कर रहे हैं, ये कानून इस देश में पहले से मौजूद है। और मीडिया के साथी नोट करें कि पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4000 से ज्यादा विदेशियों को नागरिकता दी है। वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। तो मैं नाम बता रहा हूं, नोट करिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी 6 साल में अदनान सामी और सलमा आगा को बुला करके हिंदुस्तान की नागरिकता दी है। वो दोनों पाकिस्तानी हैं और दोनों मुसलमान हैं। वो झूठे हैं। दरअसल उनकी क्रोनोलॉजी में आप फंसेंगे तो फंस के रह जाएंगे। इस बार उनके निशाने पे मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो 370 जब हटा तब निशाने पे था, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब निशाने पर था, जब ट्रिपल तलाक पे कानून बना तब निशाने पे था। इस बार तो दलित निशाने पर है, इस बार तो पिछड़ा निशाने पर है, इस बार तो तेजस्वी यादव जैसे लोग निशाने पर हैं, इस बार तो इस देश का हर वो व्यक्ति निशाने पर है जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपने सीने से लगा करके रखता है मुकद्दस किताब की तरह। वो सब निशाने पर हैं। मैं जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं कि होश वालों सुनो, ए दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, ये धर्म की लड़ाई है ही नहीं है। मेरठ में एक एसपी साहब कह रहे थे कि हमने गली को पहचान लिया है, पाकिस्तान चले जाओ। अरे एसपी साहब पगला गए हैं का? मुसलमान इसीलिए तो सड़कों पे उतरा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आप कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये जो सरकार कानून लाई है, इसमें सिर्फ इमरान को ही थोड़ी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एसपी साहब आपको भी देना पड़ेगा, थाने के दरोगा साहब को भी देना पड़ेगा, सिपाही बाबू को भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। ये जो मोटा भाई है ना, वो एक एक करके सबका हिसाब लेगा। लेकिन मोटा भाई के लिए उनका छोटा भाई खड़ा होकर के ये कह रहा है कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अरबिया वालों, बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए। देखिए आंदोलन की संजीदगी, हाँ मैं कर रहा हूं, आंदोलन की संजीदगी इस बात में होती है कि हम कितना संजीदा है, आंदोलनकारी कितने संजीदा है। मेरे भाई, मैं इसलिए खड़ा हूं, मैं कभी बचपन में जब तकरीरें सुनता था लालू जी की तो सोचा करता था कि यार क्या कमाल के आदमी है, खुदा ने उनको क्या सलाहियत दी है कि लाखों लाख की भीड़ को अपने अंदाज में बांध लिया करते हैं। मैं जब जब उनको देखता था तो अशोक साहिल का एक शेर याद आता था कि नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, सुगंध बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वो ठहरने का हुनर जिस शख्स को आता है वो है लालू यादव जी। वो इस वक्त जेल में है, हमारी लड़ाई लड़ी उन्होंने इसलिए जेल में।
लेकिन हम एहसान फरामोश कौम नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? वो जेल में है, हमारा फर्ज बनता है कि आज उनकी मशाल को लेकर अगर तेजस्वी चल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त हम उनके साथ उसी मजबूती के साथ खड़े हो जाएं जैसे कभी लालू जी हमारे साथ खड़े रहे। यहाँ से वहां तक एक एक चेहरे को मैं पहचान रहा हूं, देख रहा हूं, एक एक शख्स हाथ उठा करके ताली बजा करके तेजस्वी जी को आवाज दे। शायद ये सबसे बड़ी मोहब्बत होगी। मैं तेजस्वी जी को बुलाता हूं, तेजस्वी जी आए, आपसे सलाम करें, आपसे बात करें, मैं फिर आपसे